स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आज हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इक्वालिटी यानी समानता। तो कल हमने पढ़ा था बेटा लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और ये नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी जो पॉलिटिकल थ्योरी में है। थर्ड टॉपिक है आपका पॉलिटिकल थ्योरी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं नई टॉपिक के साथ। इक्वालिटी यानी समानता। तो समानता का मतलब यानी मीनिंग ऑफ इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब देखो क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है, एक बार पहले पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ कहना क्या चाहता है। इसका मतलब है क्या। समानता का अर्थ है न्यायोचित बर्ताव, न कि समान बर्ताव। दूसरों शब्दों में समानता है विशेष अधिकारों, विषमताओं तथा अन्य सभी प्रकार के विभेदों का अंत। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है ये समझो आप। ये कह रहे हैं कि समानता का अर्थ है न्यायोचित बर्ताव, ना कि समान बर्ताव। न्यायोचित का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट, ना कि आप करो इक्वल ट्रीटमेंट दो सभी को। इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ आपको। एक ड्राइंग के हिसाब से, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, फिर भी आप समझ जाओ। देखो आप ये देखो, ये कोई दीवार है, ठीक है, मान लो, और इधर भी एक दीवार है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये कोई बंदा है जो दीवार के उस पार है, ठीक है। एक ये बंदा है, वो भी उस पार देख सकता है, लेकिन ये एक बच्चा है जो देख नहीं पा रहा उसके द्वार के पास। क्यों? और उनको सामान दे रखा है हमने, ये देखो सामान टेबल दे रखा है भाई, इस पे खड़े हो जाओ और दीवार के उस पास देखो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? इक्वालिटी। क्यों? देखो इनको तो सारी सुविधाएं मिली। ये पहले ही लंबा था फिर भी इसको सुविधाएं दे दी, ये छोटा था इसको बस इक्वालिटी दे दी, लेकिन ये देख तो नहीं पा रहा। तो इस इक्वालिटी का फ़ायदा क्या? अब इधर देखो, अब ये देखो, इसको पहले इसके पास इतनी सुविधाएं थी तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसको पहले ही अपने आप को आपका डेवलपमेंट कर चुका है। ये है, इसको ज़रूरत थी क्योंकि थोड़ा सा कम था। अब ये बच्चा था, इसको देखो बेटा, इसकी जो सुविधाएं थी ना, इसको यहाँ पे दे दी ताकि ये क्या हो गए, तीनों इक्वल। इसको बोलते हैं बेटा इक्वालिटी। आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा था, सबको मतलब ये कह दिया था जिसमें जितनी योग्यता है देख लो अपना खुद। और यहाँ पे इनको फेयर करने के लिए, इनको इक्वल करने के लिए क्या किया गया, इसको दिया गया ताकि तीनों ऊपर क्या करे, इक्वल हो जाए। ठीक है, अब और समझाती हूँ आपको, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एक क्लासरूम के एग्जांपल से। न्यायोचित यानी फेयर क्या होता है और इक्वल ट्रीटमेंट क्या होता है। एक क्लासरूम में बच्चे हैं, ठीक है। आपने 15 नंबर, सोचो मैंने ले लिया 15 नंबर का बच्चों का मैंने टेस्ट लिया। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक वीक बच्चा है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट बच्चे ने अच्छा काम किया, मतलब 50 में से 49 आ गए उसके, ठीक है। और जो वीक बच्चा था उसने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको मैंने 49 दे दी। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी के लिए, क्योंकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वालिटी यही तो है ना, दोनों के साथ सेम। 49 उसको दिए, 49 उसको दिए। लेकिन ये इक्वालिटी हमें नहीं करनी भाई, हमें फेयर इक्वालिटी करनी है। जो इंटेलिजेंट है उसके 49 है, जो वीक है उसको नहीं पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो उसको क्या दोगे आप, 20 दोगे। यही तो फेयरनेस वाली इक्वालिटी हुई ना। इसको बोलते हैं भाई इक्वालिटी। सेम बर्ताव करना, सेम बिहेवियर, सेम ट्रीटमेंट, ये वाली इक्वालिटी नहीं है। तो आप इसका मीनिंग समझ गए होगे कि सबको न्यायोचित यानी फेयर तरीके से देखना, क्या सही है क्या गलत, ठीक है। एक फिर ये डेफिनेशन है, आप नोट्स में ऐड कर लेना। समानता का अर्थ होता है भी विभेदों का अंत, यानी एंड ऑफ प्रिविलेज, यानी विभेदों का अंत, ठीक है। फिर आप कहोगे मैडम कि ये कहाँ से आई, ये इक्वालिटी वर्ड, इसका कैसे पता चला भाई, ये स्टार्टिंग से थी या बाद में धीरे धीरे डेवलप हुई, क्या हुआ था? तो मैं बताती हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी भैया आपकी
फ्रांसीसी क्रांति से यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और ये कब आया था अभी? 1789। वैसे इसकी डेट भी याद होनी चाहिए, 1789। तो यहाँ से ये 3 वर्ड आए थे भाई। और ये कई बार एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन कि जो आपकी लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी है, ये कहाँ से आए हैं तीनों वर्ड? ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं भाई। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो इसमें पढ़ लेते हैं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, आप सुनो। फ्रांस में क्या हो रहा था उस टाइम पे कि मतलब राजा का रूल चलता था, यानी क्या थी वहाँ पे? मोनार्की थी। ठीक है, तो वहाँ का किंग था लुइस 16। तो वो क्या करता, थोड़ा ऐस ऐस टाइप का था। शराब पीना, वेस्ट खर्चा करना, और साथ साथ युद्ध भी करना, वॉर करना साइड में पड़ोसी देशों के साथ। तो उससे क्या हो रहा था, वहाँ का जो खर्चा जो वो कर रहा था उस वो बढ़ रहा था। और उसके लिए वो क्या कर रहा था, जो आम जनता थी उस पर क्या कर रहा था? टैक्स लगा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे 3 स्टेट थी भाई, 3 कैटेगरी में। जैसे कि हम नहीं सुनते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही सेम वहाँ पे थी, 3 कैटेगरी में थी। एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में थी, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको बोलते थे भाई स्टेट, नहीं स्टेट। ठीक है, ये 3 स्टेट थे। इसमें तो आते थे भाई आपके जो चर्च वगैरह थे, जो क्लर्जी वगैरह थे, पोप वगैरह थे, वो इसमें आते थे फर्स्ट में। ठीक है, और इसमें आते थे भाई आपका किंग, और जो उसके रिलेटिव थे, जो उसके, वो इसमें आते थे। और थर्ड में आते थे भाई आपके जो बचे हुए, जैसे कि इसको भी 3 कैटेगरी में वैसे किया गया था। जैसे बिजनेसमैन, लॉयर, टीचर्स, जो इस कैटेगरी के होते थे ना, वो इसमें आते थे। तो क्या होता था, ये ऊपर वाले थे ना 2, ये तो टैक्स नहीं देते थे, पर इससे टैक्स लेते थे ये वाले। तो क्या हुआ भाई, राजा ज़्यादा खर्चा बढ़ने लगा, तो खर्चा बढ़ेगा, युद्ध करेगा, ज़्यादा बर्बादी करेगा, तो वो फिर क्या करेगा? आम जनता पे टैक्स बढ़ाएगा। तो उसने टैक्स की शुरुआत कर दी भाई, और बढ़ाना। और क्या हो गया, जनता ऐसा आ गया कि एक टाइम पे सूखा पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया और वो टैक्स मांग रहे, भूखमरी आ गई वहाँ पे। तो जनता बिल्कुल भूख से मर रही थी। तो वहाँ की लेडीज़ थी, उन्होंने पहले तो वहाँ पे ब्रेड ज़्यादा खाते थे, रोटी नहीं ब्रेड पे। वहाँ के स्टोर पे पहले तो वहाँ पे हमला कर दिया, क्योंकि वो भूखी थी। फिर बाद में देखा ये राजा तो कहीं केक खा रहे हैं कुछ, वो तो अपनी इतने ज़िंदगी जी रहे और हमें एक खाने के लिए नहीं, और हमारे टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो भाई जनता एकदम बिल्कुल बेकाबू सी हो गई थी। तो फिर पहले तो उसने एक जेल पे अटैक किया, वहाँ से कैदियों को निकाला वहाँ पे। फिर थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिला, उसने फिर क्या किया, जन लास्ट में जाके भाई जनता की ही हत्या कर दी सभी लोगों ने मिल के, क्योंकि वो इतना तानाशाही था, इतना वहाँ पे डिक्टेटरशिप अपना रखी थी। तो उसे जनता ने तंग आके उसको लास्ट में जो 16 लुइस 16 था उसको क्या कर दिया, मार दिया। और वहाँ पे क्या स्थापित हो गया अभी आपका? डेमोक्रेसी, यानी जनता का शासन, जो कि हमारे इंडिया में भी है। तो ये हुई थी भी फ्रांस में। तो वहाँ पे क्या हुई थी, सब जनता ने मिल के इक्वेलिटी, यानी इक्वेलिटी लाने के लिए जनता ने मिल के क्या किया वहाँ पे? रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट कह सकते हो, वो कर दिया था वहाँ पे। जिससे क्या हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हो गई। और सब क्या हो गए वहाँ पे? इक्वल, क्योंकि 3 थी ना स्टेट वहाँ पे। एक में चर्च पादरी, दूसरे में किंग उसके रिलेटिव, और थर्ड में जो बचे हुए बिजनेसमैन, लॉयर वगैरह जो खेती वगैरह करते थे, वो इस थर्ड में आते थे। तो भी क्या होगी वहाँ पे, क्या होगी फिर? इक्वेलिटी आ गई। तो इसलिए ये वर्ड कहाँ से लिया गया है आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। और ये एक आपकी है अमेरिकी क्रांति, यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन, यहाँ से भी ये वर्ड आया है। ठीक है, तो डेट याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, 4 जुलाई को ही आपका अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था। तो यहाँ से होती है आपकी शुरुआत, इक्वेलिटी। फिर आते भी पहले अरिस्टोटल, ये क्या कहते हैं इक्वेलिटी के बारे में? एक कोटेशन दी थी, इसको पता था जो ये भी क्रांति हो रही है ना, इससे पहले इसने ये कोटेशन बता दी थी
कि पढ़ो क्या है कोटेशन। अरस्तु ने कहा था कि विषमता यानी जो इनइक्वालिटी है ना, अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होगी। ये जो क्रांति हुई ना फ्रांस में और ये अमेरिका में, उससे पहले ये स्टेटमेंट अरिस्टोटल ने पहले दे दी थी कि भाई कहीं भी किसी देश में यदि विद्रोह होगा ना, तो वहाँ उसका रीजन क्या होगा, जो रेबेलियन होगा उसका रीजन होगा वहाँ की इनइक्वालिटी यानी असमानता, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे जनता भड़केगी और विद्रोह होगा। तो ये पहले ही बता दिया था। तो थोड़ा सा एक अरिस्टोटल के बारे में 4-5 बातें जान लो। क्या है अरिस्टोटल, इसके क्या विचार थे इक्वालिटी के बारे में, क्योंकि इसने कई बातें कही हैं इक्वालिटी के बारे में। तो फर्स्ट तो वही इक्वालिटी के बारे में ये क्या कहता है कि भाई ये अनइक्वालिटी है ना, ये नेचुरल ही है, मतलब असमानता ये नेचुरल ही है। जैसे कि नौकर होता है और मालिक होता है ना, ये नेचुरल होते हैं। उनमें बुद्धि यदि नहीं है तो वो नेचुरली नहीं है, और मालिक में बुद्धि है तो वो नेचुरली है उसमें। तो जो ये कहता है कि जो समान है ना उसके तो साथ समान व्यवहार करो, और जो असमान है ना उसके साथ असमान ही व्यवहार करो। जैसे मालिक है तो मालिक के साथ मालिक जैसा बर्ताव करो, और नौकर है तो नौकर के साथ नौकर जैसा ही बर्ताव करो। क्योंकि वो दास प्रथा के आपको बताया था, स्लेवरी सिस्टम के सपोर्टर थे, वो कहते थे कि दास पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हैं। यानी दास के जो दास होते हैं यानी नौकर होते हैं उनमें बुद्धि ही नहीं होती, ना वो शासन करने के योग्य होते हैं, और ना वो वोट दे सकते हैं। कोई भी आपके यदि इलेक्शन वगैरह हुए तो वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं होती। वो कहते वो अपने कुछ डिसीजन है ना वो भी खुद नहीं ले सकते, उसको भी मालिक की ज़रूरत पड़ती है। मालिक उनको डायरेक्शन देगा क्या सही है क्या गलत। तो ये इनइक्वालिटी के बारे में बताते हैं यहाँ पे अरिस्टोटल। और वो स्त्रियों को भी ज़्यादा, वुमेंस को भी ज़्यादा वो नहीं करते। वो कहते हैं वुमेंस में भी इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो इलेक्शन वगैरह में वोट दे सके या फिर शासन कर सके। तो वो थोड़ी सी ये भी इनइक्वालिटी की बातें बताते हैं। और उनकी बुक आपको पता ही है, पॉलिटिक्स उनकी फेमस बुक है। अरिस्टोटल के बारे में 2-4 चीज़ें और मैं आगे बता दूँगी आपको, ठीक है। फिर आते हैं भाई जे रूसो। इसकी बुक है द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है आप, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इस बुक में क्या कहते हैं भाई, इसने 2 टाइप की इनइक्वालिटी बताई। एक होती है कि जो नेचुरल होती है, और एक होती है जो सोशल होती है। जो ट्रेडिशनल बता दो, सोशल बता दो, 2 टाइप की बताई इसने सोशल। उसमें क्या बताया, जो नेचुरल होती है ना इनइक्वालिटी, वो तो भगवान ने दी होती है, तो उस पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई भी काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई इंटेलिजेंट है, वो तो हमारे हाथों में है ही नहीं। लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, वो मतलब समाज ने दी है। जो समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उन्होंने दी है कि ये काला है, ये नहीं सॉरी काला नहीं, कि ये इस जाति का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मतलब गरीब है, ये मेरे, ये इनइक्वालिटी कह रही है सोशल से मिली है। तो ये जो रूस है ना, ये किसका समर्थक थे भी, ये समानता के समर्थक थे। ये कहते थे कि भाई समानता ज़रूरी है, इक्वालिटी ज़रूरी है, ठीक है। जो नेचुरल है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन सोशल वाली ये जो इनक्वालिटी है वो ज़रूरी है। लोगों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर क्या कहा भाई रूसो ने, एक और स्टेटमेंट है रूसो की, एक बुक और है उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहले बताई थी, 1762 में आई थी। और उसमें कहा था भी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हो, यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भी सभी व्यक्ति लॉज के सामने बिल्कुल सब इक्वल है, ये कहा इसने। ये क्या होनी चाहिए आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, भी सब इक्वल हैं लॉज के सामने, कानून के सामने। फिर रूसो ने एक और अवधारणा दी कि समानता की अवधारणा में उन सभी सामाजिक विषमताओं यानी जो सोशल इनइक्वालिटी का अंत शामिल है जिसे समाज ने पैदा किया है। जो मैंने अभी बताया था कि सारी इनइक्वालिटी कौन पैदा कर रहा है, भी समाज पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इनको समाप्त करो भी, उसने समानता पे बल दिया, ठीक है। फिर होती भी
डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वेलिटी यानी वितरणात्मक समानता। वितरणात्मक होता है किसी चीज़ का बंटवारा देना, जैसे घर में नहीं होती, फैमिली में कोई चीज़, घर पे कुछ चीज़ लाए तो उसका बंटवारा करते, सेम ऐसा ही है। तो ये होती है भाई दो टाइप की, एक होती है परिणाम की समानता यानी इक्वेलिटी ऑफ आउटकम्स, और एक होती भी अवसर की समानता जिसको बोलें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या डिफरेंस है सुनो। इसमें क्या कहा जाता है अभी एक बार पढ़ के बताती हूँ फिर समझाती हूँ क्या कहना चाहता है। परिणाम की समानता के समर्थक यह चाहते हैं कि समाज में आय, संपदा और अन्य सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण हो। जो ये इक्वेलिटी ऑफ आउटकम के समर्थक यानी सपोर्टर है ना, वो क्या कहते हैं, जो हमारी इनकम है, जो हमारे सोशल गुड्स हैं, वेल्थ है, धन है, उसका भी सब इक्वल बंटवारा कर दो, कोई किसी में भेदभाव मत करो, सबको इक्वल दे दो। ये चाहते हैं कौन भाई, जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए क्या करेगा, सबको इक्वल मिलेगा तो इसमें भेदभाव ही नहीं होगा, जो पैसा है सब कुछ। जैसे कि मार्क्सवादी, मार्क्स भी तो यही चाहते थे ना, सबको इक्वल दे दो, और मतलब जो चीज़ें हैं प्राइवेट हाथों में मत जाने दो, जनता के हाथों में दो, जो जो सोशल गुड्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। उसके समर्थक वही भी सोशलिस्ट है, समाजवादी, और अराजकतावादी जो अनार्किस्ट हैं वो इसके समर्थक हैं। और भाई इसके समर्थक और भी हैं। ये क्वेश्चन में आता है, ऐसे आता है कि भाई जो परिणाम की समानता है उसके सपोर्टर कौन कौन है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। रूसो भी हैं, मार्क्स भी हैं, और रिचर्ड टोनी भी हैं। ये क्या है भी इसके समर्थक हैं। तो मार्क्स क्या कहते हैं भाई, मार्क्स कहते हैं जो पूंजीवाद है ना जो पूंजीवाद है ना उसको ख़त्म कर दो। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उन पूंजीवाद को ख़त्म कर दो, और वो जो सारा पैसा है ना वो निजी हाथों से, यानी जो प्राइवेट के हाथों में होता है ना, प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, उसको उनसे छीन के आम जनता के हाथों में दे दो। ठीक है, और इसको वो क्या कहते हैं, उसके आधार पे पूंजीवाद को ख़त्म करके वो लाना चाहते भी साम्यवाद और समाजवाद। पहले मतलब पूंजीवाद को ख़त्म करके उन्होंने स्टार्ट किया था समाजवाद। एक बताती हूँ आपको कैसे करते हैं, एक सेकंड। जैसे पहले आपको पता है पूंजीवाद, पहले पूंजीवाद ज़्यादा था, आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि ये यूएसए वगैरह में पूंजीवाद ज़्यादा, कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, तो पूंजीवाद था भी पहले। तो मार्क्स ने सोचा पूंजीवाद से डायरेक्ट तो साम्यवाद नहीं लाया जा सकता, तो उसने किसका सहारा लिया अभी, समाजवाद का सहारा लिया। समाजवाद मतलब स्टेट का रोल क्या, अभी स्टेट आ जाओ, ये पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए क्या आ जाओ, स्टेट आ जाए। क्योंकि डायरेक्ट ये कहते थे कि साम्यवाद मतलब जनता के हाथों में, तो ये तो एक अचानक एकदम पूंजीवाद है वहाँ पे, तो एकदम तो ये नहीं आ सकता। तो ये क्या कर रहा था, पहले इसका सहारा लिया ताकि स्टेट पहले कमांड संभाले, पूंजीवाद को ख़त्म करे, और फिर समाजवाद के बाद क्या आ जाएगा, व्यक्ति मतलब जनता के हाथों में पावर होगी भाई सारी। ठीक है, ये कहता था मार्क्सवाद। एक दो थॉट और बताती हूँ क्या कहता था मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जिस टाइम पे आया ना, उसने देखा कि जो आप देखते हो फैक्ट्री वगैरह में, इनमें क्या कहते हैं, जैसे कि आपका फैक्ट्री है, कोई भी सामान लेते हैं आप, 500 रुपये का, 500 रुपये उसके पास यदि बच गए, आप सामान लाए, जैसे कि आपने उस पर कोई चीज़ लाई और 500 रुपये की बेच दी, उसमें खर्चा कितने का आया था, 100 रुपये का तो खर्चा आया, और लेबर को उसने 50 रुपये दे दिए, और बचे कितने भी 350 रुपये। तो उसने कहा ये 350 उसने अपने जेब में डाल लिए, तो उसका क्या बिगड़ा भाई, चलो खर्चा निकाल लिया। ठीक है, लेबर को क्या किया भाई, 50 रुपये दिए, इतनी मेहनत लेबर कर रहा है, और सारे पैसे कौन ले गए, कैपिटलिस्ट ले गए, ये फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले ये ले गए। ये कहता है कि यदि 500 रुपये आपने वो चीज़ बेची, यानी आपने बेची, तो आप चलो ठीक है, 100 रुपये का आपका खर्चा निकालो, आपने खर्चा किया, 400 रुपये बचे ना, तो हाफ ऑफ कर लो भाई, 200 उनको दे दो, लेबर को 200 आप रख लो, जबकि आपको ज़्यादा ही मिले, इतने आप मेहनत भी नहीं कर रहे। तो ये कह रहा है मार्क्स, क्योंकि आपके बाद में पता चला कि लेबर्स का भाई इतना हो रहा है, कहीं पे 100 रुपये दे के काम करा रहे हैं, कहीं पे 50 रुपये दे के, कोई वो ही नहीं थी कि इनके फिक्स रेट भी, इनको
ये धीरे धीरे मार्क्सवादी जैसे आइडियोलॉजी आती गई तो उनको अपने अधिकारों का पता चलता गया भी, क्योंकि वो ऐसे नारा भी देता था भी सभी मजदूर एक हो जाओ, तुम यदि लेबर सारे एक हो जाएंगे तो ये इंडस्ट्री वाले कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब इस टाइप की ये मार्क्सवाद पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे है आपका हाँ एक अराजकतावादी अनार्किस्ट भी कहते हैं भी, आपको पता है ये इंडिविजुअल पर फोकस करते थे। ये क्या कहते हैं सुनो, ये कहते हैं भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उसके साथ साथ क्या करो आप स्टेट और जो रिलीजन है ना उसको भी ख़त्म कर दो, और इनको तीनों को तुम ख़त्म कर दोगे ना तो समानता अपने आप आ जाएगी। ये कौन कहते हैं, अनार्किस्ट कहते हैं, जो व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, हाँ जो फ्री रहना चाहते, लोगों को फ्री रखना चाहते हैं ना कि इन पे कोई पाबंदी मत रखो, वो कहते हैं कि तीनों को समाप्त करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, स्टेट को और रिलीजन को यानी धर्म को, इन तीनों को समाप्त कर दो, इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन है बिल लास्की की, नहीं सॉरी पहले अवसर की समानता पढ़ो फिर बताएंगे, क्योंकि ये क्या था आपका परिणाम की समानता, तो अब है आपकी अवसर की समानता यानी इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वहाँ पे तो क्या हो रहा था भाई, सभी को भाई धन वेल्थ आपकी भूमि क्या कर दो, सबको इक्वल दे दो, कोई भेदभाव मत करो, कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान है या कोई वीक है ऐसा कुछ मत करो, सबको इक्वल बांट दो। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है सबको समान, इसमें कहा गया समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान व्यवहार करना हो। तो ये कोटेशन आपने सुनी थी ना, अरिस्टोटल ने कहा था, इसने ये कहा था कि इसमें भी स्टेट का यानी गवर्नमेंट का रोल आ जाता है भाई, यानी स्टेट इसमें कहती है कि भाई मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, गवर्नमेंट सभी को अपॉर्चुनिटी दी, जैसे कि कोई यूपीएससी का फॉर्म निकला तो सभी को अपॉर्चुनिटी दी भी सब फॉर्म भर दो, जो जितना कैपेबल होगा जितना एबिलिटी जिसमें होगी तो एग्ज़ाम पास करके वो लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब, और जो इस सुविधा का इसका फ़ायदा अपॉर्चुनिटी का नहीं उठाएगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसमें क्या क्या है अभी रिजल्ट पे फोकस नहीं किया गया, इसमें अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया गया। तो इसके एक बार आप समर्थक और देख लो कौन कौन है, एक आपके लोस्की, रोल्स और डोरकिन, ये तीन आपके समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। ठीक है, तो लोस्की ने क्या कहा है भाई अवसर की समानता के बारे में, एक बार ये कोटेशन आती है भाई ज़्यादा पेपर में तो थोड़ा सा इनको याद कर लेना कि भाई ये किसने कहा था। लोस्की ने कहा था समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, एक ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई, वही बात कह रहा है कि यदि आप इक्वलिटी करोगे, ठीक है, तो एक तो आपके साइंटिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, और एक आपके जो ईंट ढोने वाले जो लेबर्स हैं, यदि आप उनको इक्वल वेतन दोगे, इक्वल पैसा दोगे, तो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतना वो मतलब जो तो कह रहे हैं कि वो सोशल का जो एक गोल्स था कि भाई सब पढ़ेंगे लिखेंगे एक देश का डेवलपमेंट होगा, तो वो कौन करेगा आप बताओ, यदि हमें इक्वली पैसा देंगे तो मेहनत कौन करेगा। तो यही लोस्की कह रहा है कि भैया आप एक ईंट ढोने वाला और एक साइंटिस्ट उसके वेतन में डिफरेंस होगा भाई, सेम करोगे इक्वालिटी का सेम करोगे तो उससे क्या होगा, जो गोल्स है समाज का उद्देश्य वो समाप्ति हो जाएगा, फिर कौन मेहनत करेगा जब इक्वालिटी ऐसे आएगी। तो ये कह रहा आपका लॉस। फिर एक इसने दिया था भी वंशानुगत पर आधारित असमानता गलत है। ये कहते जो हायरार्की होती है ना, जो आपकी हायरार्की होती है ना वंशानुगत, इसको हायरार्की बोलते हैं। ये कहते हैं कि असमानता पर आधारित है, हायरार्की होती है भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आम जनता नहीं बनेगी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बोलते हैं वंशानुगत, हायरार्की चल रही है वहाँ पे, तो उसके भी उससे भी कहते भी क्या आएगी आपकी असमानता। फिर होता है भी अवसर की जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी
कॉम्पिटेटिव और एक होती है नॉन कॉम्पिटेटिव, यानी प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक। इसमें क्या होता है कॉम्पिटेटिव में, इसमें फ्री मार्केट सोसाइटी होती है, इसमें सबको फ्री छोड़ दिया जाता है। वही बात है, जो योग्य होगा वो आगे चला जाएगा और जो अयोग्य होगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही बात की गई है। और नॉन कॉम्पिटिटिव इसमें वही है, यहाँ पे राज्य का आना पड़ेगा, इसमें सारी सुविधाएं राज्य देगा, वही सेम बात है। और वो व्यक्ति पर, भाई राज्य अपनी तरफ से सारी फैसिलिटीज़ देगा, वो व्यक्ति पर निर्भर है वो फैसिलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी लेगा या नहीं। ठीक है, और ये आपकी एक मैंने बताया था अरिस्टोटल के बारे में, एक दो बातें आगे भी हैं। तो इसने एक दो ये कोटेशन बोली थी भी, न्याय ही समानता है, यानी जस्टिस ही क्या है आपकी इक्वेलिटी है। ठीक है, और इसने एक को दिया था भाई, ऐसा आता है भी अनुपातिक समानता यानी प्रोपोर्शनल इक्वेलिटी की अवधारणा किसने दी थी भाई, अरिस्टोटल ने दी थी। और इसमें ये कहा था, वही बात कही थी भी, जो मेरे समकक्ष है ना उसके उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, यानी मालिक के साथ मालिक जैसा, नौकर के साथ नौकर के जैसा व्यवहार किया जाए। फिर एक प्लेटो के बारे में, प्लेटो जो इनके गुरु थे अरिस्टोटल के, इसने क्या कहा था भाई, प्लेटो के बारे में एक दो बातें याद रखना बस। प्लेटो ने, एक तो ये आइडियलिस्ट है जो थोड़ी सी कल्पना में रहते थे भाई, सोचते रहते थे ऐसा होगा, स्टेट ऐसा होगा, जो दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग कैसा होगा, वो कहता था जो फिलोसफर किंग होगा उसकी फैमिली नहीं होगी, ना उसके कोई आगे पीछे होगा, बस जनता की भलाई के लिए काम करेगा। तो मतलब इस टाइप की ये कहता था कि कोई फैमिली आएगी तो फिर वो रुकावट पैदा करेगी और ये अच्छे से ना तो जस्टिस कर पाएगा ना, और तो वो कहता है कि फैमिली होनी ही नहीं चाहिए। कौन कहता था, प्लेटो कहता था। ठीक है, और इसी तो बोलते हैं, अब क्वेश्चन में ऐसा है आइडल स्टेट के बारे में कौन बात करता है, और ये आइडलिस्ट कौन है, काल्पनिक जो कल्पना में जीता है, ऐसा स्टेट होगा, ये होगा ये होगा, तो ये भैया आपके प्लेटो हैं। ठीक है, अरिस्टोटल में आपको बता ही चुकी, नोट्स में ऐड करना चाहो तो कर लेना बेटा, या आप नोट्स में प्लेट ने इसके अरिस्टोटल की बातें ऐड करना चाहो तो सेम वही बातें हैं। नेचुरल इक्वेलिटी करता है कि भाई नौकर आता है मालिक आता है वो नेचुरल है, बुद्धि जिसमें होती है बुद्धि नहीं होती, वो तो प्राकृतिक है, ये बोलता है अरिस्टोटल आपका। रूसो का भी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल इक्वेलिटी के बारे में बताया, और परंपरागत यानी जो सोशल में बताया था उसके बारे में बोलता है। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक आपने देखी ली, ओरिजिन ऑफ इक्वेलिटी। फिर आता है भी नारीवादी यानी फेमिनिस्ट, ये क्या बोलते हैं यानी इक्वेलिटी के बारे में, यानी समानता के बारे में। क्या बोलते हैं इक्वेलिटी के बारे में, सुनो। जो लिबरल फेमिनिस्ट थे ना, वो तो जो सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि यूनिवर्सल की बातें होती, जैसे कि सबको वोट देने का अधिकार, इस टाइप की भाई सबको समान अधिकार मिले, उस पर फोकस करता था। ठीक है, जिसको लिबरल फेमिनिस्ट बोलते थे। ये थोड़े से शांत स्वभाव के थे। ठीक है, जो उर्ग नारीवादी थे ना, जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे, वो थोड़े से कहते कट्टर फेमिनिस्ट थे। वो कहते थे सार्वजनिक के साथ, जो यूनिवर्सल के साथ, जो पब्लिक के साथ, पब्लिक प्लेस में जो उनके साथ होता है उसके साथ, जो प्राइवेट घरेलू जो घर में भी होता है ना, उनमें भी उनको क्या मिलना चाहिए भी, आज़ादी मिलनी चाहिए। तो थोड़ी कट्टर थे भी, सडन चेंज करने वाले होते हैं रेडिकल टाइप के, कि बस अभी सडन ही चेंज हो जाए। और ये जो लिबरल वाले हैं थोड़े से पीसफुली होते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर आज़ादी चाहते थे दोनों ही भी। ठीक है, ये जो रेडिकल वाले थे, जो उर्ग नारीवादी थे, वो क्या कहते थे भी, जो पितर शासन होता है जो पेट्रियार्की बोलते हैं जिसको, उसको ख़त्म करना चाहते थे भाई। ये पेट्रियार्की क्या होता है, ये होता है भाई जैसे कि आपने अपने खुद फैमिली में देखा होगा कि भाई सारी घर की भागदौड़ किसके हाथों में होती है, पिता के हाथों में। अब तो बहुत भाई कम हो गया, पहले क्या होते थे सारे घर के जो रूल्स वगैरह होते थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना, हर चीज़ पिता की मर्ज़ी से होती थी, फिर उसके बेटे की मर्ज़ी से। जैसे कि एक लेडीज़ है,
जब तक शादी नहीं होती तो पिता और भाई की मर्ज़ी से हिसाब से रहते, फिर आगे शादी हो जाती है, फिर उसके अपने पति के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। तो ये क्या है, यही है पेट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मक शासन। ठीक है, इसकी विरोधी थे भाई। भाई सारा रूल्स भाई यही क्यों करे, आदमी जाति ही क्यों करे, लेडीज़ भी तो कर सकती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है भी ट्रू फॉल्स में, आप देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पूछ लेते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट जो जो तो जनता की भलाई के लिए काम करता है, तो क्या ये फेमिनिस्ट को सपोर्ट करता है? नहीं भाई, ये फेमिनिस्ट को या नारीवादी को सपोर्ट नहीं करता। ये कहता है भी अपनी पेट्रियार्की को, नहीं पितृसत्तात्मक सत्ता को, उसका सपोर्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भी आपके पेपर में, ट्रू और फॉल्स में, स्टेटमेंट में। और इसमें कौन कौन सी आएंगी भी, नारीवादी फेमिनिस्ट हैं, इनके आगे जब हम फेमिनिस्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे फेमिनिस्ट थ्योरी। तो बेटी फ्रीडमैन है, साइमन है, एलिस्टीन है, वर्जिया वुल्फ है। ठीक है, ये इसकी फेमिनिस्ट है। और ये आपका टॉपिक ये फिर आता है भी इक्वालिटी कितने टाइप की होती है। ये होती है आपकी भाई, होती तो और ज़्यादा, लेकिन होती तो 7-8 हैं, लेकिन मेन यही है भाई। एक होती है आपकी पॉलिटिकल, और एक होती है आपकी इकोनॉमिकल, एक होती है सोशल, यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इक्वालिटी। ये 3 टाइप की, मेन 3 टाइप की होती हैं। तो इसमें पॉलिटिकल में क्या होता है भाई, इसमें किस पे होता है भी, एक तो मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार। दूसरा होता है भी चुनाव लड़ने का अधिकार। इक्वालिटी तभी तो आएगी ना, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। तो ये यहाँ पे हैं, तो वो आपकी क्या होगी, आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। और इसके सपोर्टर कौन है भी, बेंथम। ये और इसने एक नारा भी दिया था, 1 मैन 1 वोट। कई बार एग्जाम में आया कि 1 मैन 1 वोट किसने दिया है, ये दिया है आपके बेंथम ने। फिर आती है भी आर्थिक समानता, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। इसमें वही भी जो जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, जो आर्थिक संसाधन हैं, वो सबको भाई इक्वल दे। ठीक है, और सभी को समान अवसर दे, इसमें ये आएगा। और यदि इकोनॉमिक यानी पैसे की बात आए तो मार्क्स आएगा वही, निजी स्वामित्व को ख़त्म करो, प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करो, और उससे क्या होगी, आपकी इक्वालिटी आएगी। फिर आपका भी सामाजिक समानता, यानी सोशल इक्वालिटी। तो सोशल में वही आता है भी, यही कास्ट, रिलीजन, जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं भी, ख़त्म करो। ठीक है, और जो शिक्षा, अपनी एजुकेशन, हेल्थ है, रोजगार है, उसको सभी को क्या करो भी, समान, सभी को समान अवसर दो। तो इससे क्या आएगी, आपकी सोशल इक्वालिटी आएगी। फिर ये बुक्स है भाई, मैंने आपके लिए बुक्स लिखी हैं, तो आप ये ऐड कर लेना अपने नोट्स में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बुक्स आती जाएंगी, मैं करवाती जाऊंगी, आप इनको ऐड कर लेना। ये आपकी किसकी, इक्वालिटी की बुक है। और भी हैं, धीरे धीरे करवा दूँगी बेटा, फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है आगे। आज इतना ही है बेटा। यदि आपको कोई डाउट हो या समझ में ना आए तो आप बेटा कमेंट्स किया करो, ताकि मेरे को पता चले कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्या मुझे इम्प्रूव करना है। मैं धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स वगैरह, या फिर जो मैं कंटेंट बना रही हूँ उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगी, यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं इतना ही कहूँगी। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और कल नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, बाय।